ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। संजय का फोन बजते ही जैसे ही उसने रूपाली का नाम देखा, फोन उठाने में जरा भी देरी नहीं की। मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती हूँ। आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू। रूपाली ने फोन पर संजय से कहा। यू एंड वर्क? मुझे ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। अपनी कीमत आकर बता देना मुझे। अब बिना टाइम वेस्ट किए होटल ग्रांड ट्रंक पहुंच जाओ। रूम नंबर मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद मैसेज कर दूंगा। कहकर संजय ने अहंकार में फोन कट कर दिया। आज अपने ऑफिस की इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़कर संजय यहाँ एक जरूरी मकसद के तहत आया था। प्रीति और मुकेश को उसने बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपे थे, जिसकी जानकारी उसके लिए हर सवाल का रास्ता होने वाली थी। रूपाली का फोन रखते ही संजय सबसे पहले होटल के अंदर गया और वहां दिन भर के लिए एक रूम बुक किया। आज उसने ठान लिया था कि यहाँ से वो 6 साल पुरानी उस रात का कोई न कोई सुराग लेकर ही जाएगा, जिसके दम पर वो ये पता लगा सके कि उस रात नेहा के साथ था कौन। क्या उसका पीहू के होने का कोई संबंध है या नहीं। यहाँ आदित्य अपने घर में ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। नाश्ते के लिए वो निर्मला और राजीव के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। आदित्य ने मुस्कुराते हुए दोनों को ग्रीट किया और अपनी बगल वाली चेयर पर रखा न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगा। उसे ये करता देख निर्मला ने कहा, आदि पहले नाश्ता कर ले, फिर पढ़ते रहना रास्ते में ये सब खबरें। अभी रख दे साइड में इस न्यूज़पेपर को। वो ये कहते वक्त आदित्य और हस्बैंड राजीव के प्लेट में नाश्ता सर्व कर रही थी। अरे मॉम, लेट मी जस्ट रीड। आदित्य ने न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ते हुए कहा। अरे तुम ही बोलो कुछ। निर्मला ने उसके इस स्वभाव से परेशान होते हुए राजीव की तरफ देखा और कहा, अरे ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी माँ। अब दिन का कुछ ही समय तो मिलता है तुम्हारे हमारे साथ, उसमें भी तुम अगर न्यूज़पेपर लेकर बैठोगे तो कैसे चलेगा। वैसे भी आजकल तुम इतना बिजी रहने लगे हो कि हम साथ बैठकर बात ही नहीं कर पाते हैं। राजीव ने बड़े उदास मन से अपनी आखिरी लाइन आदित्य से कही। ये सुनकर आदित्य ने कुछ सोचा और अपना न्यूज़पेपर फोल्ड करके साइड में रख दिया। उसको ये करता देख निर्मला और राजीव दोनों ही एक दूसरे की तरफ शरारती नजरों से देखने लगे। आदित्य चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था और इसी बीच उसने कैजुअली पूछा, सो डैड, हाउ इज एवरीथिंग। राजीव ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड सन, सब ठीक ही है। बोलने के बाद उसने जैसे ही निर्मला की तरफ देखा, वो आंखों में ही कुछ इशारा कर रही थी। उसे देखकर राजीव सब समझ कुछ रहा था। वो भी निर्मला को इशारों में ही मना कर रहा था। उन दोनों के बीच इशारों का ये खेल देखकर आदित्य समझ चुका था कि कुछ तो है जो दोनों कहना चाहता है। थोड़ी देर इग्नोर करने के बाद उसने खाते हुए पूछा, क्या हुआ, अब भी बोल दो अब। डैड प्लीज। उसकी ये बात सुनकर निर्मला और राजीव समझ चुके थे कि अब आदित्य से छुपाने का कोई फायदा नहीं है। जो भी वो सोच रहे थे वो बोल देना चाहिए। कुछ देर एक दूसरे को देखकर बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद राजीव ने कहा, बेटा देख, हम जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम दिन रात अपने काम में इन्वॉल्व रहते हो। ये भी जानते हैं कि तुम्हें इस वक्त कुछ भी और सोचने का समय नहीं है, पर फिर भी एज पेरेंट हम चाहते हैं कि तुम अब अपने जीवन में आगे का सोचो।
अपने पिता की ये बात सुनकर आदित्य समझ चुका था कि वो किस ओर इशारा कर रहे थे। उसने अपना ध्यान अपने नाश्ते पर लगाते हुए बेमन से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। उसकी मां निर्मला बार बार अपनी आंखों से अपने पति को और बोलने के लिए प्रोत्साहित किए जा रही थी। उसे देखकर बड़ी मुश्किल से राजीव ने हिचकिचाहट में कहा, वैसे भी अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों न तुम मेहता की बेटी से मिल लो एक बार। वो कई बार हमारे पास इस रिश्ते के लिए आ चुके हैं, पर हम लोग तुमसे बात नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। शादी की बात तो आदित्य अक्सर उनके मुंह से सुनता रहता था, लेकिन आज सीधा किसी लड़की से मिलने के लिए सुनना उसके लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं था। उसे नहीं पता था कि इतना मना करने के बाद भी उसके माँ बाप लड़की से मिलने का प्रस्ताव रखेंगे। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? आदित्य ने चौंकते हुए राजीव की तरफ देखा और कहा। वो थोड़ा और चिढ़ता कि उससे पहले निर्मला ने बात संभालते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, तेरे पापा के दोस्त मेहता अंकल को तो तुम जानते ही हो। उनकी बेटी यूएस से पढ़ के आई है। सी इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तुम एक बार उससे मिलकर देखो, बस हो सकता है कि तुम लोगों की फ्रेंडशिप हो जाए। आदित्य ये सब सुनकर इतना परेशान हो गया था कि उसे समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करना है। वो बार बार निर्मला और राजीव को देखे जा रहा था। मॉम, आप फिर से वही बात लेकर बैठ गए हो। हमारी पिछली बार भी बात हुई थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। Why can't you guys understand? उसने स्पष्ट रूप से कहा। क्योंकि बेटा, कितने समय तक तुम यूं ही अकेले रहोगे? बहुत सक्सेस देख ली है तुमने, पैसा भी कमा लिए, अभी भी यू आर डूइंग सो वेल इन योर कैरियर। अब तुम्हें आगे भी तो कुछ सोचना है ना? राजीव ने आदित्य को समझाने की कोशिश में कहा और खत्म करते ही निर्मला ने उसका साथ देते हुए कहा, हाँ, और हम कहाँ तुम्हें शादी के लिए कह रहे हैं। हम तो बस चाहते हैं कि तुम उससे मिल लो, उसके बाद डिसाइड करो व्हाट डू यू वांट टू डू। ये सुनकर आदित्य ने अपने हाथ में रखा ब्रेड बटर वापस प्लेट में रख दिया। उसके चेहरे की सीरियसनेस देखकर दोनों ही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आदित्य सोच क्या रहा था। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, मॉम एंड डैड, आई रियली अप्रिशिएट योर केयर फॉर मी, बट मुझ पर भी तो थोड़ा ट्रस्ट रखिए। मैं अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट फैसले खुद ले सकता हूँ। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज मेरे अभी कुछ गोल्स हैं जिन्हें मैं अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जब मुझे करनी होगी मैं खुद आप लोगों से आकर कह दूंगा, पर तब तक के लिए आई डोंट वांट एनी डिसीजन ऑन दिस। अभी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। विल कैच यू गाइज लेटर। इतना कहकर उसने अपने प्लेट के बगल में रखे नैपकिन से हाथ पोंछा और बैठ मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर कहा और चला गया। उसके वहां से निकलते ही निर्मला और राजीव एक दूसरे को निराशा भरी नजरों से देख रहे थे। उनका आदित्य को शादी के लिए मनाने का ये प्लान भी फेल हो चुका था। वो अपने बेटे की कही हर बात को समझते थे, लेकिन अब वो उसके अकेलेपन से चिंतित हो रहे थे। वो जानते थे कि आदित्य कितना इंट्रोवर्ट था और वो ज्यादा लोगों से अपनी बात नहीं कहता था, इसलिए वो चाहते थे कि अब उसके लाइफ में कोई ऐसी जीवन साथी आ जाए जो इस कमी को पूरा कर सके। लेकिन आदित्य ऐसा संभव नहीं होने दे रहा था। यहाँ संजय की तहकीकात में रूपाली उसके लिए एक अहम कड़ी थी। रूम नंबर 106 में बैठकर वो रूपाली का इंतजार कर रहा था। तभी उसका फोन बजा, जिसे बिना देखे ही उसने उठा लिया। हेलो, यस, संजय ने पूछा। हेलो बेबी, व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू सीरियस? उधर से आवाज आई, जिसे सुनते ही संजय ने रियलाइज किया कि ये कॉल कनिका का है। अचानक से उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए संजय तो डर ही गया
कि कहीं उसे संजय का होटल का जाना पता तो नहीं चल गया। लड़खड़ाती हुई आवाज में उसने कहा, है हाँ, हाय, टेल मी, क्या हुआ? बिजी हो क्या? आई वॉन्टेड टू आस्क समथिंग, कनिका ने कहा। यह सुनकर संजय की धड़कनें तेज हो गई। वो कनिका को बिना बताए ऑफिस छोड़कर एक होटल रूम में किसी का इंतजार कर रहा था। अगर ये बात कनिका को गलती से भी पता चल जाएगी तो उसे संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ये बात उसे अच्छे से पता थी, इसलिए कुछ पूछने का कहते ही संजय का ध्यान न चाहते हुए भी उसी तरफ जा रहा था। हाँ, पूछो, उसने हेजिटेशन में कहा। बेबी, आई वॉज गोइंग टू गेट ए हाईलाइटर ऑन माई हेयर, विच कलर आई शुड गो फॉर, रेड, ब्लू और सी ग्रीन, कनिका ने बड़ी एक्साइटमेंट में कहा। उसके बाद सुनते ही संजय ने एक चैन की सांस ली थी और मन ही मन कनिका के इस हरकत पर हंसने लगा था। काम में व्यस्त रहने के कारण वो कभी भी फीमेल फैशन या प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देता था। इसलिए जब वो नेहा के साथ था तो उसकी सिंप्लिसिटी के कारण उसे इन सारी बातों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर कनिका उसके बिल्कुल विपरीत थी। वो अपने लुक्स को लेकर जितनी कंसीवस थी, उतना ही ये सोचकर कि संजय उसे कैसे देखेगा, वो उसे उसके चेंज या नए लुक में पसंद करेगा भी या नहीं। उसी के चलते वो कई बार संजय को अपने व्यूज जानने के लिए कॉल कर दिया करती थी, जो संजय को कई बार क्यूट तो कई बार इरिटेटिंग भी लगते थे। हनी, आई एम इन मिडिल ऑफ समथिंग, यू डिसाइड, जो भी करवाओगी अच्छा ही लगेगा। संजय ने कनिका को बिना किसी इंटरेस्ट के जवाब दिया। इस वक्त पूरा ध्यान रूपाली के इंतजार में लगा था, बट कनिका उसे इंसिस्ट करने वाली थी कि तभी संजय ने उसे रोका और कहा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, गोटा गो, बाय, कहकर संजय ने फोन रख दिया। तभी अगले पल उसके रूम की घंटी बजी। उसने तुरंत अपना फोन टेबल पर रखा और दरवाजे की तरफ तेजी से गया। दरवाजा खोलते ही एक लड़की रेड मिनी ड्रेस पहने खड़ी थी। उसके छोटे और खुले बाल आधे आगे थे और आधे पीछे थे। उसके चेहरे का हैवी मेकअप और रेड डार्क लिपस्टिक रूपाली के लुक्स को और बोल्ड कर रहा था। आओ अंदर, संजय ने उसे अंदर बुलाते हुए कहा। उसे रूपाली को किसी खास मकसद से बुलाया था, लेकिन रूपाली के इरादे कुछ और ही थे। रूपाली ने अगले ही पल संजय के करीब आते हुए, हाय हैंडसम, यू आर लुकिंग हॉट, ये कहते वक्त उसके हाथ कब संजय के कंधों पर रहने लगे। उसकी आंखें जिस तरह से संजय को देख रही थी, मानो वो संजय को अभी अपने बस में कर लेना चाहती थी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कैन वी सिट देयर, संजय ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो भी रूपाली के इरादों को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उसे बैठाकर सारी बातें करना चाहता था। वेट वेट वेट, बातें भी हो जाएंगी, इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र रखो, अभी तो आई हूं मैं। रूपाली ये कहते हुए संजय के धीरे धीरे और करीब आ रही थी। कभी उसके हाथ संजय के गालों पर जाते तो कभी बालों पर। वो अपने आप को संजय के इतने करीब कर लेना चाहती थी कि उसकी सांसों को भी महसूस कर सके। संजय धीरे धीरे रूपाली के करीब आने से अनकंफर्टेबल होता जा रहा था। वो जितना उससे दूर जा रहा था, रूपाली उसके उतना ही करीब आ रही थी। संजय न पूरी तरह से उसकी तरफ देख पा रहा था और न ही अपनी आंखें बंद कर पा रहा था। रूपाली ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके कानों के पास आकर कहा, बहुत टाइम के बाद तुम्हारे जैसा कोई हैंडसम मिला है। लेट्स मेक दिस मोमेंट स्पेशल एंड मेमोरेबल। ये सुनते ही संजय की धड़कनें तेज हो गई और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था।
रूपाली को खुद के इतना करीब महसूस करके संजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे रोके। वो जब जब कोमलता से उसे पीछे करने की कोशिश करता, वो उसके उतने ही करीब आकर उसे छूने की कोशिश करती। जैसे ही उसने संजय के कान के करीब आकर उसे किस करने की कोशिश की, संजय ने उसे जोर का धक्का मारते हुए पीछे कर दिया और गुस्से में बोला, बस स्टे इन योर लिमिट। मैंने तुम्हें यहाँ किसी काम से बुलाया है। उसका बिहेवियर देखने के बाद भी रूपाली ने एक आखिरी बार फिर से संजय के करीब आने की कोशिश की तो संजय ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? हर इंसान को अपने कस्टमर जैसे ही देखना शुरू कर देती हो क्या? चुपचाप बैठो वहां और जो मैं पूछ रहा हूं उसका अपनी बुद्धि खोल के जवाब देना। उसकी डांट सुनकर रूपाली इस बार थोड़ा सहम गई और अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करने लगी। वो समझ चुकी थी कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, संजय उन लड़कों जैसा नहीं है जो आसानी से पिघल जाते हैं। संजय अपना सूट सही करके आकर सोफे पर बैठ गया, जिसके अपोजिट साइड में उसने रूपाली को बैठने का इशारा किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, संजय ने रूपाली से गंभीरता से कहा। अब जो वो पूछने जा रहा था उसका जवाब जानना उसके लिए बेहद जरूरी था। हाँ बोलो। रूपाली ने नखरे दिखाते हुए संजय को जवाब दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि इतनी सुंदर होने के बावजूद उसके पास आने से किसी ने मना कर दिया था, इसलिए उसका एटीट्यूड और ईगो अब उसके सर चढ़कर नाच रहा था। 12 अप्रैल, याद है वो तारीख? संजय ने पूछा। अरे मेरे लाइफ में इतने दिन हैं, इतनी बार 12 अप्रैल आता है। आप किस 12 अप्रैल की बात कर रहे हैं? थोड़ा क्लियरली बोलो, रूपाली ने एटीट्यूड में कहा। 12 अप्रैल 2026। अब याद आया कुछ? संजय ने रूपाली की आंखों में घूरते हुए देखा। उसे तारीख पर इतना जोर डालते हुए देखकर रूपाली भी ध्यान से याद करने लगी कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था, पर अपने बालों को हिलाते हुए दिमाग में खूब जोर देने के बाद भी उसे कुछ खास याद नहीं आ रहा था। उसने अकड़ में कहा, 6 साल पहले का दिन। आर यू इन योर सेंसेस और नॉट? अरे मुझे 6 दिन पहले की बात याद नहीं रहती और तुम मुझसे 6 साल पुरानी बात याद करने को कह रहे हो? सीरियसली? उसकी बात सुनकर संजय गुस्से में आ गया और बोला, लेट मी गिव यू सम हिंट्स, आदित्य सिंघानिया। संजय ने अपना आखिरी शब्द बड़ी ही दबाव के साथ धीमे स्वर में कहा। वो जानता था कि रूपाली सब कुछ भूल जाने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही थी, इसलिए उसने ऐसा नाम ले लिया जिसे भूलने का नाटक रूपाली चाह कर भी नहीं कर सकती थी। और जैसा संजय ने सोचा था वैसा ही हुआ। आदित्य का नाम सुनते ही रूपाली के चेहरे के सारे नखरे, रंग, भाव एक साथ खत्म हो गए। उसके चेहरे की रंगत मानो अचानक बदल गई थी। उस नाम को सुनकर उसके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था, पर वो अपने चेहरे और जुबान पर कुछ आने देना नहीं चाहती थी। उसे ऐसे शांत देखकर संजय ने उसका मुंह खुलवाने के लिए कहा, याद आया कुछ? हाँ, उस रात, रूपाली ने बड़े हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, उस रात के ही बारे में मुझे तुमसे जानना है, संजय ने उससे कहा। 12 अप्रैल 2016 ही वो रात थी जिसने कनिका, संजय, नेहा और आदित्य के जीवन को बदलकर रख दिया था। उस रात की पूरी सच्चाई उन चारों में से किसी को भी पता नहीं थी। उस रात का असर चारों के जीवन में अलग अलग आयामों पर पड़ा था। किसी का भला हुआ था तो किसी के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो किसी की लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके आगे की राह किसी के लिए तो बहुत आसान थी और किसी के लिए बेहद कठिन। पर आखिर ऐसा हुआ क्या? उस रात जिसका पता संजय आज 6 साल बाद करने आया था, वो भी एक अनजान लड़की के साथ,
बोलो। रूपाली ने अपनी आंखें घुमाते हुए संजय को देखा और कहा, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, याद है न तुम्हें? संजय ने रूपाली से पूछा, जिस पर रूपाली उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। उसके बार बार पूछने पर रूपाली ने जवाब दिया, हाँ याद है, आगे बोलो। उसने संजय से पीछा छुड़वाने के लिए हड़बड़ाते हुए कहा, कौन से रूम में थी तुम उस दिन? संजय ने अपना अगला सवाल पूछा। उसके दिमाग में अच्छे से क्लियर था कि उसे रूपाली से क्या और कितना जानना है। उसके एक बाद एक सवाल सुनकर रूपाली झल्लाती हुए बोली, अरे मुझे ये कैसे याद रहेगा? इट हैज बीन 6 years। तुम भी कमाल के सवाल कर रहे हो। लुक, आई नो कि उस बात को काफी समय हो चुका है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि वो क्लाइंट तुम्हारे लिए कितना खास था और तुम्हें जरूर वो याद होगा। इसलिए ज्यादा नाटक किए बिना बता दो कि वो कौन सा रूम नंबर था जिसमें तुम गई थी। संजय ने स्ट्रिक्टली रूपाली से पूछा। रूपाली वही लड़की थी जिसे संजय ने आदित्य के रूम में उसे स्पॉइल करने के लिए भेजा था, खुद के बिजनेस राइवलरी निकलवाने के लिए। लाखों रुपए देकर उसे संजय ने उस वक्त खरीदा था ताकि वो आदित्य की बनी बनाई इमेज को मार्केट में खराब कर सके, उसकी धज्जियां उड़ा सके, पर ऐसा हुआ नहीं। इतनी मेहनत के बाद भी आदित्य की इमेज पर तो छोटी सी छींट भी नहीं आई, पर उस रात ने संजय को एक बहुत बड़ा शौक दे दिया था। उसने अपने दिमाग में उन घटनाओं को आपस में रिलेटेड करने के लिए पूरा प्लान बना रखा था। इसलिए वो नेहा का सच जानने आया था, लेकिन पूछ आदित्य के बारे में रहा था। लेकिन इन सबसे अनजान रूपाली सिर्फ अपने फायदे का सोच रही थी। इतनी देर में वो अच्छे से समझ चुकी थी कि संजय के लिए उस रात का सच जानना कितना जरूरी था और ये जानने के लिए वो किस हद तक जा सकता था। इसलिए उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाने का सोचा। वैसे मुझे कुछ याद ज्यादा नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा हेल्प करो तो मैं कुछ सोचूं भी। रूपाली ने इठलाते हुए अपने बालों को सहलाते हुए कहा। उसका ये अंदाज देखकर संजय समझ चुका था कि वो किस तरह की हेल्प की बात कर रही थी। आज उसके सामने रूपाली सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उसके सामने आई थी, इसलिए वो जो भी कहेगी वो संजय मना नहीं कर सकता था। कीमत बोलो। संजय ने अपने बैग को जमीन से उठाकर अपने बगल में रखते हुए बोला। यह रूपाली के लिए एक इशारा था कि आज वो उसके लिए सच बोलना उसके फायदे के लिए कितना जरूरी था। रूपाली संजय के ऑफर के बाद भी शांत थी, क्योंकि वो इतनी जल्दी कीमत बताकर खुद को निचली सीढ़ी पर रोकना नहीं चाहती थी। संजय की उम्मीद के बिल्कुल विपरीत रूपाली ने उसके बैग की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो संजय को अपने मन के लालच को कहीं से भी प्रदर्शित नहीं करना चाहती थी। उसे यूं कोई भी प्रतिक्रिया न करता देख संजय उसकी चाल अच्छे से समझ चुका था। 1 लाख। संजय ने कहते ही अपने बैग से नोटों की गड्डियां निकाली और रूपाली और अपने बीच रखे टेबल पर सजा दी। उन नई कड़कड़ाटी नोटों को अपने सामने देखकर रूपाली की आंखें चमक उठी थी। वो अपना ध्यान हटाने की कई नाकाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन वो कहीं न कहीं बार बार उसकी आंखें उन पैसों पर जा टिक रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपना ध्यान फिर से अपने नाखूनों की तरफ किया और चुपचाप बैठी रही। संजय उसकी चुप्पी न सिर्फ देख रहा था बल्कि अच्छे से समझ भी रहा था। वो जानता था कि रूपाली जैसी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ पैसों की भूखी होती हैं, इसलिए वो आज पूरी तैयारी से आया था। उसने अपने बैग की चेन खोलकर कुछ और गड्डियां निकाली और सामने रखी मेज पर सजाते हुए कहा, 2 लाख। इतना बड़ा अमाउंट सुनते ही रूपाली का मन खुशी से झूम उठा था। ये उसकी लाइफ में पहली बार हो रहा था कि एक सच्चाई बताने के लिए उसे इतनी बड़ी कीमत मिल रही थी। वो इस सुनहरे मौके को जाने नहीं देना चाहती थी। इस बार उसने पैसों को देखने के बाद संजय की तरफ देखा और कहा,
हाँ, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर, बट मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ। कहकर उसने अपने सर पर हाथ रखा और कुछ सोचने का नाटक करने लगी। उसका ये ड्रामा देखते हुए संजय ने कुछ और गड्डी को सामने रखते हुए कहा, लिसन, मेरे सामने ये नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है। आई नो व्हाट डू यू वांट, और मैं वो दे भी रहा हूं तुमको। इसलिए अब ये 3 लाख रखो और चुपचाप मुझे बताओ कि तुम किस रूम में थी और वहां क्या हुआ था। इतने साल पहले जिस काम के लिए मैंने तुम्हें रखा था वो तो तुम कर नहीं पाई। तुम्हारी और आदित्य के साथ में कुछ फोटोज ही तो होनी चाहिए थी, तुमने इतना भी नहीं हुआ। उस वक्त हालात ठीक नहीं थे तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाया, लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा कि उस रात तुम्हारे रूम में हुआ क्या था। उसके मुंह से एक एक शब्द जैसे जैसे निकल रहा था, रूपाली के चेहरे पर टेंशन उतनी ही बढ़ती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने 6 साल पहले एविडेंस न इकट्ठा कर पाने के लिए संजय को मनाया था, पर आज पूरा सच बताने के लिए उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसे डर था कि कहीं सच जानने के बाद संजय अपने दिए गए सारे पैसों को वापस तो नहीं ले लेगा। उसके चेहरे पे इतनी टेंशन देखकर संजय ने कहा, क्या सोच रही हो? मेरे पास तुम्हारे सामने बैठे रहने का समय नहीं है। जल्दी अपना मुंह खोलो एंड टेल मी। अब धीरे धीरे उसका भी सब्र का बांध टूटता जा रहा था। उसकी आवाज जो अभी तक सिर्फ स्ट्रिक थी, अब गुस्से में भरती जा रही थी। 5 लाख। रूपाली ने झट से अपनी फाइनल कीमत बिना डरे संजय के सामने रख दी। उसके अंदर सच बताने का डर जरूर था, लेकिन वो जानती थी कि इतनी छोटी सी बात के लिए उसे इतनी बड़ी कीमत कोई नहीं देने वाला। व्हाट द? संजय ने गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहा कि तभी रूपाली ने उसे रोक दिया। हाँ, गुस्सा नहीं, मैं कोई तुम्हारा रोबोट नहीं हूँ जो जब मर्जी तुम्हारे काम आ जाएगी। यू हैव टू पे फॉर इट एंड दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। उसको पूरा सुनने से पहले ही संजय ने अपने बैग में से आखिरी गड्डियों को भी टेबल पर रखते हुए कहा, लो रखो 5 लाख। नाउ टेल मी ईच एंड एवरीथिंग। आई वांट ट्रूथ। सच सुनना है मुझे। उस रात तुम कहाँ गई, क्या हुआ, कब निकली, क्या देखा तुमने, एवरीथिंग। इस बार उसकी आवाज में जो उम्मीद और उत्सुकता और भारीपन था, उसे सुनकर रूपाली अच्छे से समझ चुकी थी। अब वक्त आ चुका है उससे सब कुछ शेयर करने का। बड़ी हिम्मत करते हुए रूपाली ने अपनी बात कहनी शुरू की थी। जब मुझे पता चला कि मुझे आदित्य सिंघानिया के रूम में जाना है, तो मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। आपने मुझे जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए थे, वो सभी मैंने फॉलो किए। सेक्सी ड्रेस, स्टाइलिश हेयर, रूम विथ डिम लाइट, एवरीथिंग। मुझे मैनेजर ने रूम नंबर 304 में जाने के लिए कहा और मैं होटल में आते ही सीधा उस रूम में चली गई। उस वक्त करीब शाम के 8 बजे थे। रूम नंबर 304 सुनते ही संजय के होश उड़ गए। भले ही संजय ने अपने मैनेजर रोहित के साथ मिलकर आदित्य को फंसाने के लिए रूपाली का इस्तेमाल किया था, लेकिन रूपाली किस रूम में जाने वाली है, इस बात से संजय हमेशा से अनजान था, क्योंकि वो उसी रात नेहा और उसके फ्रेंड के साथ उसी होटल में पार्टी कर रहा था। उसने रूपाली से संभावित सारी जिम्मेदारी रोहित अपने मैनेजर को दे दी थी, रूम अरेंज करने से लेकर रूपाली को वहां भेजने तक। रोहित ने ही उसके साथ बात की थी, पर आज जब संजय को उस रूम का नंबर पता चला तो उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल उछाल मार रहा था कि कहीं उस रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए कहीं वही जिम्मेदार तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ नेहा कल रात जो कुछ भी हुआ उसका भार अब अपने और पीहू की लाइफ में लेकर नहीं चलना चाहती थी। कल रात उसने पीहू से मन ही मन ये प्रॉमिस किया था कि अब वो उसकी लाइफ में और कंप्रोमाइज नहीं होने देगी।
इसी उम्मीद के साथ आज का दिन नेहा पीहू के लिए एक न्यू स्टार्ट करने वाली थी, जिसका अंदाजा पीहू को भी नहीं था। पीहू, नहाकर रेडी हो जाओ और जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, हमें कहीं जाना है, नेहा ने पीहू से उठते ही कहा। पीहू सुबह सुबह इतने आलस में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर बड़ी कहाँ? उसने अलसाई आवाज में नेहा को नींद में गले लगाते हुए कहा। नेहा ने उसके नन्हे हाथों को किस करते हुए उसे अपनी गोदी में उठाया और वॉश बेसिन के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अरे रेडी तो हो जाओ, मैं बताती हूँ, कहकर नेहा उसे वहां छोड़कर ब्रेकफास्ट रेडी करने चली गई। जब तक पीहू नहाकर और फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई, उसने देखा डाइनिंग टेबल पर पूरा ब्रेकफास्ट लग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्या हो गया कि बड़ी सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी। जहां तक उसे पता था, उसकी नौकरी की ज्वाइनिंग भी कुछ दिन बाद होने वाली थी। तो फिर आज ऐसा क्या था जिसके लिए वो इतनी एक्साइटेड थी? पीहू रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और बड़ी एक्साइटमेंट में नेहा से पूछने लगी, बड़ी, अब कितना सस्पेंस बनाओगी? बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं और आप इतना जल्दी जल्दी सब क्यों कर रहे हो? आपको कहीं जाना है क्या? कोई इंटरव्यू है क्या? ऑफिस है क्या? पीहू एक के बाद एक सवाल किए जा रही थी कि तभी नेहा ने कहा, अरे लड़की, पहले नाश्ता करो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं, वो भी आपके स्कूल। स्कूल सुनकर पीहू अपनी छोटी छोटी आंखों से नेहा को ध्यान से देखने लगी। उसके कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन और हल्की सी सैडनेस देखकर नेहा को हंसी आ रही थी। पीहू जब से मुंबई से आई थी तब से स्कूल से दूर थी। अब यहाँ पर नए स्कूल फिर से जाना उसके लिए आसान नहीं होगा, ये बात नेहा अच्छे से जानती थी। पर अब वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के कारण उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं करना चाहती थी। पर बड़ी, पीहू ने स्कूल का नाम सुनते ही सैड फेस बना लिया। उसे पता तो था कि उसका स्कूल जाना जरूरी है, पर स्कूल नाम सुनते ही पीहू को सुबह सुबह उठना याद आ रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ ठीक है, बड़े उदास मन से पीहू ने कहा, पर हम कौन से स्कूल जाएंगे? एडमिशन भी तो करवाना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, इसीलिए तो हम आज जा रहे हैं। रिचल इंटरनेशनल स्कूल, मैंने इंटरनेट पर देखा है, वो स्कूल बहुत सुंदर है और वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स इन स्कूल, यू विल एंजॉय पीहू, आई एम श्योर। नेहा ने ब्रेड खाते हुए पीहू को भी जल्दी खाने का इशारा करते हुए कहा। ओके बड़ी, कहकर पीहू भी फटाफट नाश्ता करने लगी। स्कूल की तारीफ सुनकर अब पीहू के मन में भी वहां जाने की एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। इतने दिनों के बाद फिर से रूटीन में आने का डर उसे जरूर था, लेकिन न्यू फ्रेंड्स बनाने की खुशी से उसे फटाफट वहां जाने के लिए तैयार कर दिया था। यहाँ दिनेश अहलुवालिया से हाथ मिलाकर तो आ गया था, लेकिन उस डील को वो सच कैसे करेगा ये उसे खुद भी नहीं पता था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसके मन में एक तरफ तो सुकून थी कि उसे मुंह बोली इन्वेस्टमेंट मिलने वाली थी, लेकिन उसके बदले में जो काम उसे मिला था वो बहुत ही मुश्किल होने वाला था। उसके चेहरे पर चिंता के इतने भाव देखकर मंजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या कहा अहलुवालिया ने? यह सुनकर दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि अहलुवालिया की बात वो मंजू को खुश होकर बताए या दुखी होकर। इन्वेस्टमेंट की बात सुनकर वो खुश हो गई या फिर नेहा को मनाने वाली बात सुनकर परेशान। फाइनली इन सारे थॉट्स के बाद उसने बड़ी हिम्मत करके जब सारी बातें मंजू को बताई, तो मंजू भी उसी तरह कंफ्यूज्ड खड़ी थी। इत्तेफाक से उसी वक्त वहां पर कनिका भी अपने पार्लर से लौट आई और दहलीज पर खड़े होकर
दिनेश की सारी बातें सुन ली। मंजू कुछ रिएक्ट करती कि उससे पहले कनिका उछलते हुए दिनेश के पास आई। ओह वाओ पापा, इतनी अच्छी डील मिली है आपको, कहकर उसने दिनेश को साइड से हग कर लिया। उसके मन में बस यही लालच था कि अगर उसके पिता दिनेश को बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करने का मौका मिलेगा तो संजय और उसके इन लॉज भी दिनेश के बिजनेस सक्सेस में इम्प्रेस होंगे, जिसका सीधा असर कनिका के साथ उनके रिश्तों पर पड़ेगा। साथ ही साथ वो हमेशा से चाह रही थी कि उसके डैड दिनेश का बिजनेस भी उसी तरह से बड़ा हो जैसे उसके मंगेतर संजय का है, ताकि उसके स्टैंडर्ड्स अच्छे से मैच हो जाएं। डैड, दिस इज आवर गोल्डन चांस, हम ये हाथ से जाने नहीं दे सकते। अहलुवालिया को अपनी टीम में करने का यही सही वक्त है, कनिका ने एक्साइटमेंट में दिनेश से कहा। हाँ, आई ऑल्सो थिंक सो, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, तुमने ठीक से नहीं सुना क्या? अहलुवालिया इन्वेस्टमेंट तब करेगा जब उसे नेहा मिल जाएगी। पिछली बार जो हुआ उसे देखते हुए वो इस बार किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं चाहता है। He wants her, वो भी नेहा की मर्जी से, और तुम जानती हो ना कि ये पॉसिबल नहीं है। मंजू ने कनिका और दिनेश दोनों से ही चिंता जताते हुए कहा। हाँ, मेरी भी यही टेंशन है। अगर मेरा बस चलता तो मैं कैसे भी करके नेहा को अहलुवालिया के सामने ले जाकर खड़ा कर देता, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं और नेहा की जिद को मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर वो ठान लेती है तो उसे किसी बात के लिए मनाना पॉसिबल नहीं है, और अहलुवालिया से शादी करने के लिए तो उसे इस जन्म में तो क्या कभी भी रेडी नहीं होगी। दिनेश ने पानी पीते हुए कहा। उसकी चिंता सुनकर कनिका थोड़ी देर सोच में पड़ गई। वो उनकी कही हर एक बात को समझ तो रही थी, पर कहीं न कहीं वो इस मौके को पूरी तरह से दबोच लेना चाहती थी। इसी के चलते उसने दिनेश के सामने बैठकर कहा, डैड, सी आई नो दीदी इस बात के लिए नहीं मानेंगी, पर उनके लिए यही डिसीजन सही है, ये मैं भी जानती हूँ और आप भी। कब तक दीदी एक अकेली बच्ची की अकेले परवरिश करती रहेंगी? हमें उन्हें समझाना होगा कि इस मोड़ पर अब उन्हें कोई हैंडसम बैचलर नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी लाइफ में आगे की सिक्योरिटी देखनी चाहिए जो उन्हें अहलुवालिया के साथ ही मिलेगी, और अगर उसके इस भले में हमारा भी फायदा होता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कनिका अब दिनेश के साथ इमोशनल एंगल्स पॉइंट करके बात करना चाहती थी। भले ही मन में वो सिर्फ लालच के लिए इस डील को सपोर्ट कर रही थी, पर दिनेश के सामने वो नेहा की चिंता जाहिर करके उसके नजरों में और चट जाना चाहती थी। नेहा के कमजोर पक्ष को सामने रखकर वो दिनेश को इस डील के लिए और कन्विंस करने की कोशिश में लगी थी। ये सब मुझे पता है, पर हम उसे मनाएंगे कैसे? दिनेश ने कनिका से पूछा। ये सुनकर कनिका कभी मंजू की तरफ देखती तो कभी दिनेश की तरफ। कुछ सोचते हुए उसने बड़ी हिचकिचाहट से कहा, डैड, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना ही पड़ता है। मैं और आप दोनों ही जानते हैं कि दीदी को इस बात के लिए मनाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। दिनेश ने उसकी बातों को सुनते ही अपनी भौवें चढ़ा ली और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर कनिका के दिमाग में चल क्या रहा था। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे दीदी मजबूर हो जाए अहलुवालिया से शादी करने के लिए। कुछ ऐसा जो पीहू से जुड़ा हो, क्योंकि वही उनकी कमजोरी है, कनिका ने बड़ी गंभीरता से कहा। पर हमें तो ये भी नहीं पता कि नेहा शादीशुदा है भी या नहीं। हम लोगों ने आदित्य को उसका पति मान लिया था, लेकिन वो भी झूठ निकला, और बिना ये जाने कि उसकी शादी हुई भी थी या नहीं, उसका कोई हस्बैंड है भी या नहीं, ये बच्ची किसकी है, हम नेहा को कैसे कन्विंस करेंगे? और अगर उसका डिवोर्स नहीं हुआ है
तो बिना उसके दूसरी शादी भी कैसे पॉसिबल होगी? मंजू ने भी अपने मन में आ रहे सारे सवालों को एक साथ उन दोनों के समक्ष रख दिया था। दिनेश उसके हर एक सवाल के बारे में बड़ी गहराई से सोच रहा था, पर उसे उसका कहीं से भी कोई हल नजर नहीं आ रहा था। तभी कनिका के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने दिनेश से कहा, डैड, सबसे पहले हमें समझना होगा कि दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती। क्या उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है? पीहू किसकी बेटी है और उसके पापा कहाँ हैं? अगर हमें एक बार ये पता चल गया तो हम पीहू के डैड का यूज कर सकते हैं दीदी को मजबूर करने के लिए। उसके साथ ही हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे दीदी की लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाए, जैसे नौकरी और पैसे की कमी। प्यार और जिंदगी से जब एक साथ उन्हें धोखा मिलेगा तो अपने आप उन्हें अहलुवालिया की आखिरी ऑप्शन दिखने लगेगा। कनिका की बातें दिनेश बड़े ध्यान से सुन रहा था। मन ही मन वो कनिका की बात का सपोर्ट कर रहा था और जानता था कि नेहा को मजबूर करने का रास्ता पीहू से ही होकर जाता है। तभी मंजू ने भी कनिका का साथ देते हुए कहा, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि कनिका ठीक कह रही है। हमें ये काम साथ करने होंगे। पीहू के पिता की तलाश और नेहा की लाइफ में क्राइसिस। दिनेश ने ना ही अभी इस बात पर पूरी तरह से सहमति जताई और ना ही असहमति। उसने एक भारी सांस लेते हुए कनिका की तरफ देखा और कहा, हाँ, मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। कहकर दिनेश वहां से उठकर चलने लगा कि तभी कनिका ने कहा, डैड, आप बस अपना ध्यान रखिएगा। दीदी को मैं संभाल लूंगी। जिसकी नेहा जैसी बेटी हो वो अपना ख्याल कैसे रखेगा? कहकर दिनेश वहां से चला गया। उसकी दबी हुई आवाज ने नेहा के लिए गुस्सा और शर्मिंदगी दोनों साथ साथ झलक रही थी। उसके वहां से जाते ही कनिका मां मंजू की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, जिस पर मंजू ने कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तूने जो आइडिया दिया है, दिनेश के पास उसे मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। अब उस नेहा को मजा आएगा और समझ आएगा कि तुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। इस पर इठलाते हुए कनिका ने गर्व से कहा, हाँ मम्मी, उसने जितनी इंसल्ट मेरी की है उस एक एक इंसल्ट का बदला मैं लेकर रहूंगी। उसे भी याद रहेगा कि कनिका से बदतमीजी का नतीजा क्या होता है। यहाँ होटल ग्रांड ट्रंक में संजय रूपाली की एक बात पर अपने कान गड़ाए बैठा था। जैसे ही उसे पता चला कि रूपाली आदित्य के लिए रूम नंबर 304 में थी, उसे उस रात का एक एक सीन याद आने लगा, जिस रूम में वो और नेहा एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। उस रूम का नंबर था 305, जो कि ठीक 304 के बगल में था। आर यू श्योर? तुम 305 में थी क्या? संजय ने चौंकते हुए पूछा। यस, आई एम श्योर। उस रात को मैं भूल नहीं सकती। मेरे साथ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था जो उस दिन हुआ। आदित्य सिंघानिया का नाम सुनते ही न जाने क्या क्या सपने सजाए थे मैंने। और रूपाली ने कहा, और फिर क्या हुआ? तुमने क्या किया आदित्य के साथ? क्या हुआ उस रात उस कमरे में? तुम कोई प्रूफ क्यों नहीं ले पाई? संजय की उत्सुकता अब बढ़ती ही जा रही थी। एक के बाद एक सवालों का ऐसा उछाल उसके मन में आ रहा था कि उससे रुका ही नहीं जा रहा था। रूपाली जिस तरह से उस रात के बारे में एक एक करके संजय से सारी डिटेल्स बता रही थी, संजय की धड़कनें तेज होती जा रही थी। जैसे ही उसने रूम नंबर 304 की बात कही, संजय के दिमाग में इतना तो क्लियर हो गया था कि जिस वक्त वो नेहा के साथ उस कमरे में था, उसके मैनेजर ने ठीक उसके बगल वाला कमरा आदित्य को ट्रैप करने के लिए बुक कर रखा था। उसके बाद क्या हुआ, जल्दी बताओ मुझे।
संजय ने घबराहट में रूपाली से पूछा, जिस पर रूपाली ने बताया। मैं थी रूम नंबर 304 में लगभग 8 बजे से और मैंने वहां 3 घंटे तक इंतजार किया। आपको और आपके मैनेजर को कॉल करने की पता नहीं कितनी कोशिश की, पर आप लोगों का कॉल ही नहीं लगा। फिर लगभग 11 बजे मैं वहां से निकल गई थी। ये सुनकर संजय को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहा था। जिस इंसान को फंसाने के लिए उसने न जाने कितने प्लान्स बनाए थे, वो एक्चुअली में फंसा ही नहीं था। एविडेंस न मिलने पर रूपाली ने झूठ बोलकर काम चला लिया था, लेकिन आज जो उसने बताया था वो सुनकर संजय के गुस्से का ठिकाना नहीं था। हाउ कैन यू डू दिस? तुमने हमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? जिस बात के इतने पैसे दिए थे हम तुम्हें, वो तुमने किया ही नहीं था, उसने आग बबूला होते हुए कहा। रूपाली उसका गुस्सा देखकर इतना डर गई थी कि अब वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह पा रही थी। इतने सालों से उसने ये बात संजय और उसके मैनेजर से छुपा कर रखी थी। उसने झूठ कहा था कि वो आदित्य के साथ थी उस रात, बस एविडेंस नहीं जुटा पाई। पर आज 5 लाख रुपयों की लालच ने उसके सच का पर्दाफाश कर दिया था। इसका मतलब है कि आदित्य वहां था ही नहीं। तुमने किसी को रूम नंबर 305 के आसपास देखा था क्या? याद करने की कोशिश करो, सोचो, संजय ने रूपाली के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। उसने तो रूपाली को इसी मनसा से बुलाया था कि वो उसे अपने रूम के साथ नेहा के रूम के बारे में भी जानकारी दे देगी। पर अब इतना सब कुछ जानकर संजय का मन जिस दिशा में जा रहा था वो उसे खुद भी रोकना चाहता था। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं वहां गई, बहुत वेट किया, पर आदित्य सिंघानिया वहां आया ही नहीं। उसके बाद मैं वहां से चुपचाप निकल गई। मैंने आप लोगों को सच नहीं बताया क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और मैं अपने हाथ में रखे पैसों को खोना नहीं चाहती थी। रूपाली की ऐसी हालत देखकर संजय अब उससे कुछ और नहीं चाहता था। वो जान चुका था कि अब वो उसके किसी काम की नहीं आने वाली है। उसने अपना चेहरा घुमाते हुए उससे गुस्से में कहा, अपना सामान उठाओ, ये पैसे रखो और निकल जाओ यहाँ से, दोबारा नजर मत आना। इतना सुनते ही रूपाली ने टेबल पर रखे पैसे अपने हैंड बैग में भरे और वहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल गई। यहाँ नेहा पीहू को लेकर रीचल इंटरनेशनल स्कूल पहुंची तो अटेंडेंट्स ने उसे बाहर लॉन में वेट करने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद उसका एडमिशन को लेकर प्रिंसिपल से इंटरेक्शन होने वाला था। चेयर पर बैठे हुए पीहू ने नेहा से कहा, बड़ी, प्रिंसिपल मैडम क्या क्या पूछेंगी? सबसे पहले वो आपको अपने बारे में बताने के लिए कहेंगे और आपने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक उसमें से कुछ कुछ बातें पूछेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है पीहू, अगर नहीं आएगा तो आप बोल देना मुझे नहीं आता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेहा ने प्यार से समझाया। वो जानती थी कि पीहू इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसे प्रिंसिपल के सामने थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। फिर भी नेहा हर बार अपनी तरफ से उसे जरूर कंफर्ट फील करवाती थी। अटेंडेंट्स के कहने पर थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल रूम में गए, जहां मैडम ने उन्हें बैठने के लिए कहा। पीहू से एकेडमिक इंटरेक्शन के लिए टीचर ने पीहू को अलग से अपने साथ साइड में बैठा लिया। मिसेज, प्रिंसिपल ने नेहा को एड्रेस करने की कोशिश में कहा कि तभी नेहा ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा, मिस नेहा, मदर ऑफ पीहू। ये सुनकर एक पल को प्रिंसिपल की नजरें नेहा पर ही अटक गई थी। यस मिस नेहा, आई कैन सी दैट योर डॉटर इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट किड. She was also very academically good in previous class. So, कौन कौन है इसकी फैमिली में? कौन पढ़ाता है इसे?
प्रिंसिपल ने नेहा के कुछ फॉर्मल क्वेश्चन पूछना शुरू किए। उन्हें नेहा का मिस होना जरूर खटक रहा था, लेकिन इस बारे में वो थोड़ी देर बात करना चाहती थी। थैंक यू सो मच, शी इज ब्राइट। घर पर सिर्फ मैं और पीहू ही हैं। पढ़ाई को लेकर वो खुद ही सीरियस रहती है और जब जरूरत पड़ती है मैं उसकी हेल्प करती हूँ, नेहा ने बताया। ये सुनकर प्रिंसिपल एक तरफ तो ये सुनकर खुश हुई कि पीहू एक सेल्फ मोटिवेटेड चाइल्ड है, पर दूसरी तरफ उसकी फैमिली को लेकर उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उन्होंने बिना हेजिटेशन के पूछ लिया, एंड पीहूज फादर, व्हाट अबाउट हिम, वेयर इज ही? इस सवाल को सुनकर नेहा के चेहरे के भाव थोड़े बदले जरूर थे, लेकिन सोसाइटी को आंसर करते करते वो इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अब उसे इसका जवाब देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। आई एम ए सिंगल मदर। मैंने शादी नहीं की है। हमारी फैमिली में सिर्फ मैं और पीहू हैं। आई डोंट लिव विथ माई पेरेंट्स। नेहा ने कॉन्फिडेंटली ये बात प्रिंसिपल को बताई। प्रिंसिपल के समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे वो नेहा से क्या पूछे। उनके प्रोटोकॉल्स के तहत वो बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी रखते थे, क्योंकि उन्हीं से उन्हें पता चलता था कि बच्चे के परफॉर्मेंस में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। पर पीहू की फैमिली को जानकर प्रिंसिपल जितनी कंफ्यूज्ड थी उतनी ही कंसर्न्ड भी थी। ओह, आई एम सॉरी डैड, शी डजंट हैव ए फादर। देन हाउ डू यू मैनेज योर हाउस? प्रिंसिपल ने पूछा। डोंट फील सॉरी एट ऑल। उसके फादर नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी करना जानती हूँ। आई वर्क इन ए कंपनी एंड अर्न अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। नेहा ने उन्हें समझाया। देखिए नेहा, आई नो यू मस्ट बी अर्निंग वेल, बट इस स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। यहाँ आपके बच्चे की साल भर की फीस लाखों में होगी। विल यू बी एबल टू पे? प्रिंसिपल ने अपने रूम के अकॉर्डिंग नेहा से फीस के बारे में बात की। उन्हें लग रहा था कि क्योंकि नेहा सिंगल मदर है, क्या वो अकेले इतना पैसे कमाती होगी जिससे इस स्कूल की फीस भरी जा सके, और उसका डर सही निकला। लाखों रुपए सुन के नेहा की सारी उम्मीदें ही टूट गई थी। नेहा कभी भी अपनी पहचान या पीहू के डैड के बारे में बताने से नहीं हिचकिचाती थी। वो जितनी कॉन्फिडेंट खुद की आइडेंटिटी को लेकर रहती थी, उतनी ही अपने टैलेंट और करियर को लेकर भी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसके परिवार की वजह से उसने जिस तरह के प्रॉब्लम्स देखे थे, उससे उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल चुकी थी। उसे नौकरी भी मिली थी तो एक ऐसी कंपनी में जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में इतनी फाइनेंशियल स्टेबल हो भी पाएगी कि वो पीहू की एजुकेशन इतने बड़े स्कूल में एफोर्ड कर पाए। उसके चेहरे पर इतनी टेंशन देखकर प्रिंसिपल ने कहा, मिस नेहा, वी अंडरस्टैंड कि ये अमाउंट आपके लिए बहुत बड़ा होगा और हम अच्छे से समझते हैं कि बीइंग ए सिंगल मदर आपको कितनी दिक्कतें आती होंगी। इसलिए कंसिडरिंग योर कंडीशन हम आपको कुछ रिलीफ ऑफर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी फीस में एक बड़ा अमाउंट बच जाएगा जो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। इसलिए आप अच्छे से सोच लीजिए, फिर हमें अपना डिसीजन बताइए। रिलीफ की बात सुनकर नेहा के मन में थोड़ा तो सुकून आया था, लेकिन अभी भी उसकी टेंशन कम नहीं हुई थी। वो सोच ही रही थी कि पीहू भागती हुई नेहा के पास आई और बोली, बड़ी, मेरा टेस्ट अच्छा हुआ। टीचर सेड आई एम एन इंटेलिजेंट एंड ब्राइट किड। मैंने उसके सारे क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। उसके चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट देख के नेहा के अंदर नया जोश भर गया था। फीस को लेकर उसके मन में जितनी भी टेंशन थी वो अचानक से पीहू की स्माइल देखकर गायब हो गई थी।
उसे देखकर नेहा समझ गई थी कि पीहू ने इस स्कूल को मन से अपना लिया था, जिसे देखकर नेहा भी अपना फैसला ले चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए पीहू को देखा और प्रिंसिपल से कहा, मैम, आप पीहू का एडमिशन फाइनलाइज कर दीजिए। आई विल मैनेज एवरीथिंग। नेहा का कॉन्फिडेंस देखकर प्रिंसिपल कुछ पलों के लिए तो शॉक्ड थी, पर उसका भरोसा देखकर उन्हें अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए नेहा और पीहू को देखा और अपने असिस्टेंट को इस एडमिशन को आगे प्रोसेस करने के लिए कह दिया था। ये सुनकर पीहू भी बहुत खुश थी कि वो अब से इस स्कूल में जाने वाली थी। नेहा प्रिंसिपल को ग्रीट करके पीहू के साथ वहां से बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी प्रिंसिपल की बातें ही घूम रही थी। उसने पीहू की खुशी के लिए एडमिशन तो फाइनल कर दिया था, पर अब उसे ये टेंशन खाए जा रही थी कि इतने सारे पैसे वो कमाएगी कैसे। उसके सेविंग्स का सारा काफी हिस्सा तो लखनऊ में घर सेटल करने में ही चला गया था, तो अब आगे का सफर वो कैसे तय कर पाएगी, ये अभी उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पीहू उसके साथ चलते चलते अपने टेस्ट और टीचर के बारे में नेहा को कई सारी बातें बताई जा रही थी, लेकिन नेहा का ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस खुद से ही बातें किए जा रही थी। मैंने उन्हें हाँ कर तो दिया है, पर मैं ये सब मैनेज कैसे करूंगी। मजबूरी में मुझे इस कंपनी में ज्वाइन भी कम सैलरी में करना पड़ा, और उतने पैसे से तो इस स्कूल की फीस पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा नेहा, कुछ भी करना पड़े, पर मैं अब अपनी बच्ची की लाइफ और अपने स्ट्रगल्स के कारण खराब नहीं होने दूंगी। आई रियली नीड टू थिंक व्हाट आई कैन डू। शुड आई टॉक टू माई मैनेजर। हो सकता है कि मैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताऊं तो वो मेरी सैलरी कुछ बढ़ा दे। यस, आई थिंक आई हैव दिस ऑप्शन ओनली। आई नो कंपनी का हाल देखते हुए ये करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। नेहा को ऐसे ख्यालों में खोया देख पीहू उसे जोर जोर से आवाज लगा रही थी। बड़ी, अरे आप क्या सोच रहे हो? नेहा को अचानक से एहसास हुआ कि पीहू उसे बड़ी देर से आवाज लगा रही थी। उसने झटपटाते हुए कहा, ओहो, आई एम सॉरी पीहू, बोलो क्या हुआ? मुझे अपना फोन दो ना, ग्रैंड दादी को बताना है कि मेरा एडमिशन हो गया है। पीहू ने जिद करके नेहा का फोन ले लिया और साइड में जाकर नंबर डायल करने लगी। यहाँ नेहा वही बाउंड्री पर बैठकर अपनी टेंशन में खोई हुई थी और उसे पता ही नहीं था कि पीहू फोन पर किससे बात कर रही थी। पीहू ने फोन जरूर ग्रैंड दादी का बहाना लेकर लिया था, लेकिन वो उसके बाद फोन अपने कूल अंकल को करने वाली थी। अब उसके लिए नेहा के साथ ग्रैंड दादी और कूल अंकल दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थे। उसने दादी को बताने के बाद जैसे ही आदित्य को कॉल किया, फोन एक ही रिंग में उठ गया था। हेलो, आदित्य ने कड़क आवाज में कहा। हेलो कूल अंकल, पीहू हियर, मुझे आपको कुछ बहुत अच्छा बताना है। पीहू ने अपने प्यारे अंदाज में एक्साइटमेंट में भरी आवाज में कहा। ओह यस एंगल, टेल मी। आदित्य ने भी उतने ही प्यार से पीहू से पूछा। मेरा एडमिशन रीचल इंटरनेशनल स्कूल में हो गया है। ये स्कूल बहुत बड़ा है और यहाँ पर सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा, क्लासेज, ग्राउंड, ऑफिस, सब कुछ। पीहू खुशी खुशी एक के बाद एक स्कूल में तारीफें किए जा रही थी और यहाँ आदित्य चुपचाप उसे सुने जा रहा था। वो ये सुनकर खुश तो बहुत हुआ कि पीहू का इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया था, लेकिन उसके मन में सबसे पहला सवाल और चिंता यही आ रही थी कि आखिर नेहा इतना बड़ा स्कूल अफोर्ड करेगी कैसे। वो जानता था कि उसकी द आर्ट एंटरटेनमेंट कंपनी भी उसे कुछ खास ऑफर नहीं करने वाली थी, तो फिर आखिर वो ये सब मैनेज कैसे करने वाली थी। पीहू के लिए अब उसके कूल अंकल इतने इम्पोर्टेंट थे कि अब वो अपनी लाइफ में हो रही हर छोटी बड़ी चीजों के बारे में
इन्फॉर्म करना चाहती थी। जैसे ही उसका एडमिशन फाइनल हुआ, उसने तुरंत अपने फ्रेंड कुल अंकल को ये बात बतानी जरूरी समझी। ओह ग्रेट ग्रेट पीहू, कंग्रेचुलेशन पीहू, आप इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ने वाले हो। अच्छे से फन करना वहाँ, और हाँ ढेर सारी पढ़ाई भी। आदित्य ने पीहू को समझाते हुए कहा। वो भले ही पीहू के साथ उसके लिए बहुत एक्साइटेड साउंड कर रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे पता नहीं क्यों अचानक से नेहा के लिए टेंशन हो रही थी। उसी दिन रेस्टोरेंट में पीहू ने नेहा की कंडीशन के बारे में आदित्य को अच्छे से बताया था। वो जानता था कि इस वक्त उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी, पर उसके बावजूद अगर वो पीहू का इतने बड़े स्कूल में नाम लिखवा रही थी तो इसके पीछे का क्लियर इंटेंशन आदित्य अच्छे से समझता था। वो समझ पा रहा था कि नेहा पीहू के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबल होगी, जिस वजह से उसने ये डिसीजन लिया होगा। पीहू की बातें चल ही रही थी कि तभी आदित्य को पीछे से आवाज आई, पीहू आर यू डन, चले घर। ये सुनते ही पीहू ने तुरंत कुल अंकल को धीरे से बाय बोला और फोन कट कर दिया। उसने बड़ी स्मार्टली कॉल लॉग से आदित्य का नंबर डिलीट भी कर दिया ताकि नेहा को पता न चल जाए। फोन रखने के बाद पीहू तो नेहा के साथ भागते हुए चली गई, लेकिन उसकी बातें आदित्य के दिल और दिमाग में कहीं न कहीं रह गई थी। वो चाहकर भी अपने आप को इस बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही था। वो बस एक ही विश कर रहा था कि काश वो पीहू की फीस भरने में नेहा की कुछ मदद कर पाए, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि इन प्रॉब्लम्स के चलते पीहू की एजुकेशन पर बुरा असर पड़े। यहाँ संजय रूपाली के जाने के बाद होटल के उसी रूम में बैठा हुआ था। ये जानकर कि आदित्य उस रात रूम में रूपाली के पास पहुंचा ही नहीं था, उसकी बेचैनी उस रात को लेकर अब और ज्यादा बढ़ गई थी। वो बार बार प्रीति और मुकेश को मैसेज करके उनसे अपडेट पूछ रहा था। अभी तक सीसीटीवी फोटोज के ना मिलने के कारण वो समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे वो क्या करेगा, कैसे पता करेगा कि नेहा के रूम में कौन था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया प्रीति के नाम का। उसने मैसेज खोला तो उसमें लिखा था, सर वी हैव फाउंड समथिंग। बस कुछ पैसों की जरूरत है। जिस इंसान से ये फोटोज मिला है उसे 50,000 रुपये देने होंगे। जल्दी करिए सर, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ये मैसेज देखते ही संजय की आंखें चमक उठी थी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस हाथ लगा था, जो न उस रात के सच को पूरी तरह से खोल कर रख देगा, उसे बिना सोचे समझे अगले ही पल 50,000 रुपये दिए हुए नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। उसके ठीक 10 मिनट के बाद उसने प्रीति को कॉल किया। हेलो प्रीति, काम हो गया क्या? यस सर, हमने अभी अभी सारा का सारा डाटा एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लिया है। वो लेकर हम आपके पास आ रहे हैं। कौन सा रूम नंबर? प्रीति ने हाँफते हुए पूछा। 106। जल्दी लेकर आओ वो पेन ड्राइव। संजय ने कहते ही फोन रख दिया। उस एविडेंस को इतना करीब पाकर संजय की धड़कनें हर बीतते पल तेज होती जा रही थी। जिस बात के लिए वो आज तक नेहा को कोस रहा था, जिस रात के कारण उसने अपनी जीवन संगनी ही बदल दी थी, आज उस रात की सच्चाई से पर्दा उठने वाला था, जिसका अब संजय को और इंतजार नहीं हो रहा था। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, संजय दौड़ता हुआ गेट पर पहुंचा, जिसे खोलते ही उसने देखा कि प्रीति उसके सामने खड़ी थी। हाय प्रीति, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता है तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आई विल सेंड द मनी टू योर अकाउंट। संजय ने प्रीति से गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे पसीने से लथपथ हाँफता हुआ देखकर संजय समझ चुका था कि उसे कितनी मेहनत की थी इस फुटेज को लाने में। वेलकम सर, ये लीजिए आपकी पेन ड्राइव। बस किसी को गलती से भी पता मत लगने दीजिएगा कि ये मैंने आपको दी है। इट इज अ वेरी
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सो प्लीज। प्रीति ने संजय के हाथ में आसपास देखकर छुपते हुए ये पेन ड्राइव देते हुए कहा। इस वक्त वो दरवाजे के अंदर आ चुकी थी ताकि फ्लोर के सीसीटीवी कैमराज में वो संजय को पेन ड्राइव देते हुए कैप्चर हो जाए। प्रीति अपना काम करते ही संजय के कमरे से निकल गई। उस पेन ड्राइव को हाथ में लेकर संजय को विश्वास नहीं हो रहा था कि आज फाइनली वो अपनी आंखों से वो देखने जा रहा था जिसे वो इतने सालों से कोस रहा था। उसने बिना देरी किए अपने बैग से लैपटॉप निकाला और पेन ड्राइव को उसमें लगाया। जैसे जैसे वो उस फोटोज के और पास आ रहा था, उसके हाथ पांव कांपने शुरू हो गए थे। वो जानता था कि अब वो कुछ ऐसा देखने जा रहा था जो राज अभी तक किसी को भी नहीं पता था, शायद नेहा को भी नहीं। उसने पेन ड्राइव्स में फोल्डर में से 12 अप्रैल सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग उसके टाइम की सेटिंग की। वो जानता था कि उसका और नेहा का रूम 304 था, इसलिए उसने सीधे 3rd फ्लोर की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। कहाँ गया? वो खुद से बातें करके उस फुटेज को उस टाइम के अकॉर्डिंग देख रहा था जिस वक्त वो नेहा के साथ कमरे में गया था। करेक्ट टाइम पर पहुंचने पर उसने देखा कि वो और नेहा रूम नंबर 305 में जा रहे थे। नेहा की ड्रेस पर एक दाग लगा हुआ था जिसके कारण वो रूम में उसे क्लीन करने पहुंचे थे। इस पल को जीने के बाद दोबारा जब संजय अपनी आंखों से देख रहा था, वो उसकी आंखें वहीं ठहर गई थी। उसमें उस मोमेंट पर उस फोटोज को वहीं पॉज कर दिया और कुछ देर तक यूं ही नेहा और खुद को उस रूम में एक साथ अंदर जाते हुए देखने लगा। उसकी आंखों के सामने उस रात के वो खूबसूरत पल घूमने लग गए थे जो उसने और नेहा ने साथ में बिताए थे। वो उन्हें याद करते हुए बड़बड़ा रहा था। क्यों किया नेहा तुमने ऐसा? सब कुछ कितना ठीक चल रहा था, हम कितने खुश थे साथ में। हमारी शादी हो जाती और फिर आज 6 साल बाद हमारा कोई बच्चा होता। सब कुछ इतना परफेक्ट था, पर तुमने सब खराब कर दिया, सब कुछ। इस वक्त उसे वो हंसी लम्हे याद आने लगे थे जब वो और नेहा एक दूसरे की बाहों में लिपटे थे। बेबी, व्हाई डू यू हैव टू वेट टिल मैरिज? लेट्स डू इट टुडे। संजय बार बार ये कहकर नेहा के होठों को किस किए जा रहा था। उसे नेहा की नसीले आंखें इतनी सुंदर लग रही थी जिन्हें संजय बार बार सहला रहा था। बालकनी से नेहा को अपनी गोद में उठाकर संजय ने उसे बेड पर लिटा दिया। बालकनी में खड़े होकर दोनों ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे थे, पर उसके कुछ ही देर के बाद नेहा का खुद पर से कंट्रोल खत्म हो रहा था। उन दोनों के बीच जो हो रहा था उसमें उसका भी बस नहीं था। हनी, आई लव यू, नेहा के करीब आकर शर्माते हुए कहा। संजय भले ही होश में था, पर नेहा को इस तरह अपनी बाहों में मदहोश होता देख उससे रहा नहीं जा रहा था। आज वो सब कुछ कर लेना चाहता था जिसके लिए वो इतने सालों से रुका हुआ था। उसने जैसे ही नेहा के ड्रेस की जिप खोलने की कोशिश की, पर तब संजय के फोन पर किसी का फोन आ गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाल के देखा तो कॉल उसके मैनेजर का था। उस वक्त उसने आदित्य के लिए जो जाल बिछा रखा था, उसके चलते उसका मैनेजर से बात करना बहुत जरूरी था। उसने नेहा को वैसी ही हालत में आराम करने के लिए छोड़ दिया और उठकर रूम से बाहर चला गया। यहाँ तक कि सभी घटनाएं पूरी तरह से संजय की नजरों के आगे घूम रही थी। जब उसने उस फुटेज में खुद को नेहा के रूम से निकलते हुए देखा, उसे अच्छे से याद था कि वो क्यों और कब निकला था। उसे अच्छे से याद था कि उसके और नेहा के बीच बहुत कुछ होने वाला था, लेकिन इस कॉल ने कुछ भी होने नहीं दिया। इसके बाद वो पार्टी में पहुंच चुका था और जो भी नेहा के बारे में पूछ रहा था उन सबको संजय यही कह रहा था कि सी इज नॉट वेल, सी इज रेस्टिंग। उसके काफी देर तक संजय फुटेज को आगे कर करके देखता रहा, लेकिन रूम नंबर 304 और 305 में किसी भी तरह की कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ रही थी।
जैसा कि रूपाली ने उसे बताया था, लगभग 8 बजे के आसपास उसने फुटेज में रूपाली को रूम नंबर 304 में जाते हुए देखा था। लेकिन उसके बाद खुद के निकलने के बाद उसे कुछ भी देखने को नहीं मिला था। वो जिज्ञासा में कुछ सेकंड्स उस फुटेज को आगे करके देख रहा था और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद ना तो उसे अपनी आंखों पर यकीन हो रहा था और ना ही उस फुटेज पर। 10:52 पर फुटेज में उसने एक आदमी को लिफ्ट से बाहर निकलते हुए देखा। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य सिंघानिया था। ये देखकर संजय अपनी जगह से खड़ा हो गया। व्हाट द? उसके मुंह से अचानक निकला। आदित्य को उस फ्लोर पर देखकर संजय के होश उड़ गए थे और उसके बाद उस फुटेज में उससे वही देखा जिसका उसके मन में किसी कोने में डर था। रूपाली ने सही कहा था। आदित्य रूपाली के रूम यानी 304 में न जाकर रूम नंबर 305 में चला गया था और ये अपनी आंखों से देखकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फुटेज में आदित्य की चाल ढाल देखकर संजय समझ चुका था कि वो उसी नशे के वश में था जो उसके मैनेजर ने उसे फंसाने के लिए दिया था। उनकी चाल तो थी कि आदित्य इतने नशे में उस कमरे में पहुंचेगा जहां रूपाली मौजूद थी। पर आज संजय को पता चला कि आदित्य गलती से रूम नंबर 304 नहीं 305 में चला गया था। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे आदित्य को रूम के अंदर जाते वक्त खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। नो नो नो, ये सच नहीं हो सकता। दिस कांट बी ट्रू। तुम उस रूम में नहीं जा सकते। वहां तो नेहा थी, वहां मेरी नेहा नशे में। नो 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 संजय आदित्य को रूम में जाते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो जाल वो आदित्य को फंसाने के लिए बिछाने वाला था, वो जाल उसी की लाइफ में उसे ही फंसा देगा। उस फुटेज को वो और आगे कर करके देख रहा था, जिसमें जैसा कि रूपाली ने बताया था वो 11 बजे के आसपास वहां से निकल गई थी। जैसे जैसे फुटेज में वक्त बीत रहा था, संजय का दिल और बैठता जा रहा था। पूरी रात का फुटेज संजय यूं ही बढ़ा के देखे जा रहा था, लेकिन आदित्य उस रूम से बाहर नहीं निकला। लगभग 3 बजे उसने आदित्य को रूम 305 से निकलते हुए देखा, जिसमें वो अपना सर पकड़कर चल रहा था। ये सच अपनी आंखों से देखकर संजय ने अपना सर पकड़ लिया और सोफे पर जा गिरा। कुछ पल के लिए उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। ना अब वो कुछ सोच पा रहा था और ना ही कुछ समझने की स्थिति में था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। आदित्य नेहा के रूम में रात भर? नो। संजय इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जिस आदित्य को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, जिस आदित्य को फंसाने के लिए उसने इतना बड़ा खेल रचा था, वो आदित्य उस रात नेहा के साथ में था। वो आदित्य था जिसके कारण नेहा को उसके पूरे परिवार को से बेदखल कर दिया गया था। वो आदित्य था जिसने नेहा पर दाग लगाया था। ये सारे सवाल संजय को ठीक से सांस भी नहीं लेने दे रहे थे। वो ना अब कुछ बोल पा रहा था और ना ही देख सुन पा रहा था। क्या करेगा अब संजय? क्या वो नेहा और आदित्य को उसके सच के बारे में बताएगा या फिर इस राज को वो हमेशा के लिए राज ही रहने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, ओनली वन यूट्यूब चैनल अन्वय उपाध्याय पर।